Hey guys, this is Roshan and welcome back to your own YouTube channel रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? और आज का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको बोर्ड्स में लिखना है, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे और इसको रिवीजन भी करेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे यूएस का डोमिनेंस, लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इस डोमिनेंस को कैसे रोका जाए, कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, कैसे कॉन्स्टेंस लगाया जाए अमेरिकन पावर के ऊपर। तो कॉन्स्टेंस का मतलब यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा समझे कि कॉन्स्टेंस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। तो बुक में देखें तो मात्र 3 रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है और यही 3 रिस्ट्रिक्शन आपको 6 मार्क्स में भी पूछ सकता है या एक रिस्ट्रिक्शन को 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर हम हेडलाइन दिए और यहाँ पे लिखेंगे क्या। जो ये अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का डोमिनेंस है, अनबैलेंस अनमैच्ड पावर है, इसका रिस्ट्रिक्शन करने के लिए इसी के ही अंदर यानी कि इसके कंट्री के ही अंदर एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो इसके ऊपर क्या लगा सकता है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, एक कॉन्स्टेंट लगा सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसका ब्रांच है, इसका जो पार्लियामेंट है या इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसका डिवीजन ऑफ पावर है वो 3 भागों में बटा हुआ है और उस तीनों भाग में एक एग्जीक्यूटिव ऐसा ब्रांच है तो इसके डोमिनेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कॉन्स्टेंट लगा सकता है बाय चेंजिंग इन द लॉ एंड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर के द्वारा पहला कॉन्स्टेंट लगाया जा सकता है अमेरिका के अनमैच्ड पावर के ऊपर। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन है अमेरिकन सोसाइटी एंड मास मीडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीडिया इतना पावरफुल कोई भी नहीं होता है, तो वहाँ की जो मास मीडिया है और जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल है, डोमेस्टिक पीपल है, वो टाइम टू टाइम बहुत बार यूएस के ओपिनियन को अपोज करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं और उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम दे ट्राई टू इम्पोज और प्रमोट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, कि देश में जो मुद्दा है उसको ठीक किया जाए, ना कि बाहर क्या हो रहा है वहाँ पे देखा जाए। ठीक है, बाहर भी देखना जरूरी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर ही सही किया जाए। और थर्ड अप्रोच है नाटो। वैसे कंट्री जो यूएस के पार्ट है या बोल सकते हो नाटो के मेंबर है, वो बहुत ही बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं यूएस के अनमैच्ड डोमिनेंस पावर पर। कैसे? क्योंकि ये ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में जो कि पॉसिबली क्या कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है इसके पावर को, इसके एक्सरसाइज को। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूएस का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ है, नाटो मेंबर या नाटो कंट्रीज के ऊपर, कि वो डेमोक्रेटिक बने रहे, उनका अच्छा हो, ताकि डेमोक्रेटिक का भी अच्छा होगा, डेमोक्रेसी बना रहेगा। सो नाटो मेंबर भी कहीं ना कहीं अगर अच्छा स्टेप ले, यूएस के अनमेच्ड पावर को बैलेंस करने का कोशिश करे, तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि क्या क्या कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले देखें इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, क्योंकि वहाँ पे 3 डिवीजन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशरी और लेजिस्लेचर होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो उसके ऊपर डोमिनेंस का रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सेकेंड कॉन्स्टेंट ये था कि अमेरिकन सोसाइटी और मास मीडिया, वहाँ की जो पब्लिक है, अगर पर्टिकुलर ओपिनियन पे ऊपर उतर जाए और वहाँ के डोमेस्टिक इश्यूज को रेज करे, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट या बोल सकते हैं यूएस का अप्रोच गवर्नमेंट के ऊपर या बोल सकते हैं डोमेस्टिक इश्यूज पे जाएगा और वो थोड़े से वर्ल्ड में जो हेजेमनी बना हुआ है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। थर्ड देखें नाटो, यानी कि नाटो द पावरफुल कंट्रीज या बोल सकते हो पावरफुल मेंबर्स ऑफ यूएस, वो एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है यूएस का और वहाँ पे इनॉर्मस इंटरेस्ट देखा जाता है यूएस का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी फॉलो होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया रिलेशनशिप विद द यूएस। तो ये क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि 65% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स इन सॉफ्टवेयर सेक्टर कहाँ जा रहा है, यूएस में। ठीक है, 35% टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी कि देखो 65% जो भी सॉफ्टवेयर सेक्टर का एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है वो यूएस ऑब्जर्व करता है। 35% टेक्निकल स्टाफ है वो इंडियन ओरिजिन के है, कहाँ पे, बोइंग पे। और ये जो सिलिकॉन वैली है, ठीक है, इसको हब माना जाता है किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का। और यहाँ पे लगभग 3 लाख इंडियन वर्कर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा 15% वर्ल्ड में हाईटेक स्टार्टअप होता है वो देखा जाता है इंडियन और अमेरिकन मिल के करते हैं। तो ये 4 रिलेशनशिप था इंडिया का यूएस के साथ। सो बुक के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पे ये एक क्वेश्चन कि इंडिया का कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए यूएस के साथ। तो यहाँ पे बुक में सारे एनालिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है और सबसे पहले एनालिस्ट के जो ग्रुप हैं वो कहते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशन क्लोज हो रहा है उससे कहीं ना कहीं डर है, बहुत ही बड़ा डर है। वो कहते हैं कि इंडिया को मेंटेन करना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए, कहाँ से, वाशिंगटन से, यानी कि यूएस से। और फोकस कहाँ करना चाहिए, अपने पावर के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन नेशनल पावर के ऊपर, कि अपने देश के मुद्दों को देखो और आसपास के रीजन के साथ अपना इन्फ्लुएंस बनाओ, पावर बढ़ाओ। तो ये पहले ग्रुप ऑफ एनालिस्ट का मानना है। तो सेकेंड ग्रुप ऑफ एनालिस्ट का ये मानना है कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएस से क्लोजनेस बना रहा है,
या बोल सकते हो कि अच्छा रिलेशन हो रहा है। वे बोलते हैं कि एक स्ट्रेटजी बनाओ जो कि इंडिया को अलाउ करे यूएस हेजेमनी का एडवांटेज लेने का। जैसे कि प्रेजेंट में भी अभी यही हो रहा है, इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही क्लोजनेस बढ़ रहा है यूएस के साथ, और ये रिलेशन एडवांटेज दे सकता है, ठीक है। और अपोजिंग द यूएस, वो बोलते हैं कि अगर यूएस को अपोज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के सेंटीमेंट को खराब करेगा, इंडिया के रिलेशन को खराब करेगा, और लॉन्ग रन में इंडिया को ही ये हर्ट करेगा, दुख पहुंचाएगा, भारी नुकसान पहुंचाएगा। और थर्ड ग्रुप जो है उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि इंडिया शुड टेक द लीड इन इक्वालाइजेशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है या बोल सकते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, उन सब से मिलकर इंडिया को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, उनको एडवोकेट करना चाहिए, लीड करना चाहिए इंडिया को। तो यहाँ पे हम लोग ने तीनों ग्रुप ऑफ एनालिस्ट का एनालाइज कर लिया। पहला का मानना था कि दूरी बना के रखो क्योंकि क्लोजनेस अच्छा नहीं है। दूसरा का मानना था कि क्लोजनेस बना के रखो, यूएस के हेजेमनी को एडवांटेज उठाओ, वहाँ का ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर उसको अपोज करता है तो इंडिया को ही हर्ट करेगा। थर्ड का ये मानना है कि आसपास के रीजन को या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ इक्वलाइजेशन करो, एक संगठन बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ कि वो इंडिया को अलाउ करे, एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे इंडिया के लिए, और वो डेवलप करे अपने रीजन को। इस तरह क्या होगा, इंडिया का पावर इन्फ्लुएंस होगा वर्ल्ड में। पहले तो भी हम ये देखे कि यूएस के हेजेमनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन बी यूएस हेजेमनी बी ओवरकम, ठीक है। यानी कि यूएस के हेजेमनी से कैसे बचा जा सकता है। पहला स्ट्रेटजी है बेंटागोन स्ट्रेटजी, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में ये कहा जाता है कि एडवांटेज उठाओ, या फिर बोल सकते हैं ये जो यूएस हेजेमनी क्रिएट कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कंट्री के लिए कि उसका एडवांटेज उठाया जाए, उससे अच्छा रिलेशन बनाया जाए। इस तरह क्या होगा कि वो कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक पावर को रेज कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को रेज कर सकता है, इससे ट्रेड रेज होगा, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आएगी, बहुत ही तेजी में इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रांसफर होगा, जिस तरह से क्या होगा कि कोई भी कंट्री डेवलपिंग फेज से धीरे धीरे डेवलप बन सकता है। सेकेंड स्ट्रेटजी है हाइड स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि कोई भी कंट्री उसके डोमिनेंट से नहीं बच सकता है, अगर बचना है तो अपने आप को इतना दूर कर लो यूएस से कि उसके नजर में ही ना आओ। जिसे बोल सकता है कि रसिया, चाइना एंड द यूए आर सीकिंग स्टे बिलो द रडार। चाइना देखो यूएस का कोई भी पॉलिसी आपको बोल सकता है कि कुछ भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल चीज हो सकता है, या बोल सकता है कि बहुत ही हार्ड हो सकता है कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना को कि उससे दूर रहे, अपना दूरी बना के रखे, क्योंकि ये देखा जाए तो आज के टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी ये स्ट्रेटजी है तो आपको लिखना है। थर्ड स्ट्रेटजी है एनजीओ, सोशल मूवमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि हेजीमनी से तभी इमर्ज हो सकते हैं जब इकोनॉमी और कल्चर रियल में हम लोग कुछ अलग करें, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनजीओ या सोशल मूवमेंट या पब्लिक ओपिनियन जब अलग हो, ठीक है, उससे थोड़ा अलग हो यूएस के व्यू से, देन ये क्या हो सकता है कि उसके हेजीमनी से बाहर निकला जा सकता है। और लास्ट देखें तो रेसिस्टेंस टू द विलेज हेडमैन, ठीक है। लास्ट एक ही स्ट्रेटजी है, अगर कुछ नहीं हो पाता है तो क्या किया जाए, जो विलेज हेडमैन है, देखो ये क्या एक ग्लोबल विलेज है, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और इस विलेज का एक हेड है, एक मुखिया है, वो है यूएस। और जब उस मुखिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, कुछ रेसिस्टेंस लगाया जाएगा, तभी कहीं ना कहीं हम लोग उसके हेजेमनी से बच सकते हैं, ठीक है। अगर हेडमैन का ही बिहेवियर बढ़िया नहीं रहेगा तो ये पूरी दुनिया के लिए क्या हो जाएगा, इनटॉलरेबल होगा। जैसे कोई मुखिया अगर किसी गांव के लिए अच्छा नहीं कर रहा है तो पूरा गांव का डेवलपमेंट नहीं होता है। उसी तरह अगर ये जो हेडमैन है इस दुनिया का, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, या बोल सकते हो कि अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, तो ये इनटॉलरेबल बन जाएगा, सहन करना पड़ेगा बाकी कंट्रीज को। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसको भी। पहला स्ट्रेटजी बैंडवागोन स्ट्रेटजी, यानी कि साथ मिलकर रहो, एडवांटेज उठाओ, हेजेमनी का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, इन्वेस्टमेंट लाओ, ठीक है। सेकंड देखते हैं हाइड स्ट्रेटजी, कि उससे इतना दूरी बना लो कि उसके रडार में ही नहीं आओ, लेकिन ये देखा जाता है कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, या बोल सकते हो बहुत ही डिफिकल्ट है बड़े बड़े कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, रसिया वगैरह। थर्ड स्ट्रेटजी है कि एनजीओ, सोशल मूवमेंट होगा, पब्लिक ओपिनियन डिफरेंट होगा, तो इससे क्या हो सकता है कि यूएस के हेजीमनी से बाहर निकला जा सकता है। अगर लोग यूएस के चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को फॉलो करेंगे, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत। जब हम लोग खुद अपनी चीज़ों पे उतर जाएंगे तो दूसरे के चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, उसका इन्फ्लुएंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लास्ट में देखते हैं रेसिस्टेंस टू विलेज हेडमैन, यानी कि जो मुखिया है इस पूरे दुनिया का, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग ओवरकम कर सकते हैं यूएस के हेजीमनी से। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।
फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।